अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। कौमी असेंबली दाखिला कमेटी का अहम इजलास, नादरा की नाअहली का पोल खुल गया। 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने का इंकशाफ। मेंबरान के तंज पर चेयरमैन नादरा की परेशान कुन सूरत हाल। डीजी FIA की ब्रीफिंग। कमेटी मेंबरान की FIA एहलकारों पर करप्शन के इल्जामात पर शदीद तनकीद। 30 दिन नजरबंदी कानून को खत्म करने पर अरकान तकसीम हो गए। हनीफ अब्बासी ने MP ऑर्डर के हक में क्या दलाइल दिए। इजलास की अंदरूनी कहानी रऊफ क्लासरा की जबानी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए आने वाले PTI अरकान पार्लियामेंट गिरफ्तारी के बाद रिहा। उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर नवंबर एहतजाज इमरान खान की हिदायत से मशरूत कर दिया। दूसरी तरफ 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। 14 नवंबर को अहम आईनी केसेस की समाअत शुरू करने का फैसला। और पंजाब में स्मॉग ने हालात खराब कर दिए। अवाम शदीद तकलीफ का शिकार। लाहौर हाई कोर्ट अफसरान की नाअहली पर बरहम। चीफ सेक्रेटरी वजीर माहौलियात के जनीवा के सैर सपाटे। बच्चे बूढ़े बीमार। कारोबार मोटरवे बंद। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हनीफ अब्बासी साहब, मेंबर हैं कायमा कमेटी बराए दाखिला के। आज जो इजलास हुआ इस पे हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब्बासी साहब, MPO के तहत जो 30 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपने इसके हक में दलाइल दिए, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या दलाइल थे आपके। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे भाई क्लासा साहब भी वहां पे मौजूद थे। मैंने हक में इस तरह नहीं दलाइल दिए, मैंने ये बात की है जी कि देखे ना, इस वक्त की सूरत हाल में ये चारों सूबों के अंदर ये MPO मौजूद है, उनकी अपनी लेजिस्लेशन है। अब मरकज के अंदर भी लेजिस्लेशन है कि यहाँ पे भी MPO है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को उस वक्त इसकी जरूरत पड़ती है जब चीजें जो है उनको मालूम होता है कि कल यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होने वाला है। और प्रोटेस्ट क्योंकि हमारे इस मुल्क के अंदर सिविलाइज नहीं है। मैंने उस कमेटी के अंदर भी कहा कि मैं 35 साल से पॉलिटिकल वर्कर हूँ और बड़ी एग्रेसिव सियासत की है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे हाथों से चीजें टूटी नहीं है। मैंने किसी जगह आग नहीं लगाई, किसी शीशे को नहीं तोड़ा, लेकिन मैंने इस शहर को, पिंडी को भी और इस्लामाबाद को भी अपने हाथों से बनाया है। अब ये अल्फाज क्लासा साहब जैसे लोग और आप जैसी अपना जो एंकर हैं वो समझ सकती हैं कि ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये हवा में बात नहीं कर रहा। मेट्रो से लेके बड़े बड़े ब्रिजेस से लेके हॉस्पिटल से लेके खेल के मैदान से लेके कोई जगह छोड़ी नहीं जो जगह मैंने अपनी लीडरशिप की मदद से और अल्लाह ताला के फजल करम से बनाई ना हो। और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, एक तो ये था कि देखें, आज आपको MPO याद आ गया, आप ये कहते हैं कि ये MPO इसलिए कि अभी किसी ने जुर्म किया ही नहीं, तो आप किस तरह उसको MPO के तहत गिरफ्तार करना। तो मैंने उस वक्त मिसालें दी, मैंने कहा ठीक है, फिर MPO ना लगाएं, फिर 15 किलो हीरोइन रख दें, किसी की अद्वियात को जो है वो हीरोइन बना दें। तो फिर ये तरीकाकार ठीक था क्या? ये तरीकाकार ठीक था कि मैंने जेल में कैदी कपड़े नहीं पहने हुए थे तो आपने मुझे वहां से उठाकर उस वक्त के हुक्मरान बानी PTI ने, मैंने वहां बानी PTI का नाम इसलिए नहीं लिया कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कोलीग जो बैठे हुए थे उनकी दिलादारी हो, लेकिन मैंने हुक्मरानों का नाम लिया कि उसने उठाकर ये कहा कि इसने कैदी कपड़े नहीं पहने और इसको भेज दें अपना अटक जेल में। और मैं एक वाक्य तो सुनाना वहां भूल ही गया, और वो वाक्य ये करबला का खुदाना खासा, जैसे उन्होंने अहमद साहब ने मिसाल दी, तो वह ये कैसे ये बात हो सकती थी कि हमारे ज़हनों में वो जरा सी भी बात आए। लेकिन ये छोटी छोटी सी आजमाइशें हैं, जब इस मैदान में बंदा निकलता है और कदम रखता है तो उसको ये जहन में रहना चाहिए कि उसने जेल भी जाना है, उसमें मुकदमात भी बनने हैं और उसने तकालीफ का सामना भी करना है। लेकिन मैं आईना दिखा रहा था कि मैं एक वाक्य आपको सुनाता हूँ कि मैं लाहौर कैंप जेल में था, तो मुझे सुबह 9 बजे मैंने देखा कि कोई बैरक नहीं खुली सिवाय मेरे सेल के। तो मैं पूछ रहा था कि आज क्या हुआ है या क्या होने वाला है। तो इतने में 15-20 लोग आए और उन्होंने आकर मुझे कहा जी आप कैदी कपड़े पहने। मैंने कहा यार मैंने तो पहले 7 महीने नहीं पहने।
आज क्यों पहने? उसने 2 जोड़े हाथ में पकड़े हुए थे। तो कैदी कितनी जिद कर सकता है, ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं करता। बहरहाल मैंने उसे कहा कि चले मैं पहन लेता हूँ, लेकिन प्रेस करवा के लाए। मैंने कैदी कपड़े पहन लिए, मेरे से मैं चल पड़ा, और जब मैं ड्यूटी में गया, मैं आसान अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, तो वहां कोई नहीं था सिवाय 4 पुलिस वालों। उन्होंने मुझे एक हाथ पे हथकड़ी लगाई और दूसरे हाथ को कहा कि ये भी साथ रखिए, हमने हथकड़ी लगानी है। मैंने उससे जरा बुरा भला कहा तो उसने एक हाथ पे डबल हथकड़ी लगाई, और इतनी देर में फ्लैश लगा तो मैंने उन्हें कहा आपका काम खत्म हो गया। उसी ड्यूटी से मुझे उन्होंने कोई हॉस्पिटल मुझे नहीं लेके गए, मुझे ये कह के है कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इसलिए आपको वहां पे, कहने से मुराद ये फोटो किसने मंगवाई, किसने देखी? फिर मेरी बेटी थी हॉस्पिटल के अंदर, एमओ थी, मेडिकल ऑफिसर क्या होता है, उसको जब एमएस, उस वक्त के एमएस ने निकाला, जिसकी अपनी 4 बेटियां मौजूद है, और वो निकाला तो उस वक्त के हुक्मरान ने उसे कहा कि कीप इट अप, माशाल्लाह बहुत अच्छे। ये मैं बातें इसलिए सुना रहा हूँ, मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए किसी से भी, मैं सिर्फ ये बातें उन अपने कोलीग्स के लिए हैं जो आज एमपीयू की रोना रो रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इसमें एक पॉइंट रहता है, मैं जरा कुछ ऐड कर लूं, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होगा। वो पॉइंट मेरा ये देखिए ना, जब कोई डाकू है, कोई चोर है, वो उसको अगर डकैती से पहले, चोरी से पहले नहीं पकड़ेंगे, तो फिर वो डकैती कर ले और चोरी कर ले। इसी तरह जो पॉलिटिशियन है, अगर वो लीड कर रहा है और उसने जाके मेट्रो के शीशे ब्लू एरिया में तोड़ने हैं, उसने जाके जंगलात तोड़ने हैं, उसने जाके बसेस को आग लगानी है, तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले उसको 16 एमपीओ के तहत पकड़ ले, ताकि वो उस बजमे को लीड ना कर सके। हाँ, या तो वादा कर ले सारी लीडरशिप, तमाम जमातों की लीडरशिप कहे कि हम हमेशा इस पाकिस्तान के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई जमात हो। तो आप यकीन माने 10 लाख लोग ले आए, आप 20 लाख लोग ले आए, लेकिन जब आपने चलने इस गर्ज से है कि आप देखें तो सही, इस्लामाबाद में क्या हुआ, उस अदालत के बाद 300 के करीब मोटरसाइकिलों को आग लगाई गई, 50 गाड़ियां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाद जलाई गई, किसी ने नहीं पूछा। अभी एक वाकया ईमान मिजारी वाला हुआ है, उसमें बहुत बड़े बड़े मेरे दोस्तों ने भी उसमें कहा कि बड़ा जुल्म हो गया। नहीं जुल्म हुआ, मैं डेली गुजरता हूँ, देखे ना आपका वीवीआईपी रूट लगा हुआ है, किसके लिए लगा है? आपके बाहर के मेहमान आए हुए हैं। हनीफ अब्बासी ऐसे एमएलए कहे उस हर्डल्स को हटा दे अपने हाथों से और किसी पुलिस वाले को, कांस्टेबल को थप्पड़ मार दे, क्या ये जस्टिफाई करते हैं? और फिर अदालत उनको छोड़ दे, फिर अदालत छोड़ दे, ये किस तरह कानून नाफिज होगा मुझे बताएं। कल मेरा दिल भी करेगा यार, मेरे पास तो अवामी ताकत भी है, मैं पॉलिटिकल आदमी भी हूँ, इस शहर का रहने वाला भी हूँ, मेरी तो सरपंची कायम होनी चाहिए। मुझे तो ये नाके पे खड़ा हुआ बंदा क्यों रोक रहा है, क्यों कह रहा है कि आगे वीवीआईपी मूवमेंट है? हम तो रुक जाते हैं, हमने अपने सब्जियों में भी जाना होता है, हर जगह जा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी इन हालात के अंदर आप जो कह रहे हैं कि एमपीयू के तहत हटाया जाए, इसकी एक मकसद है, खास मकसद है। हाँ, किसी वक्त जब इकट्ठे कंसेंसस के साथ कोई लोग आएंगे तो जो बात कर कहेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, सियासी तौर पे की जाएगी। जो जाती फायदे के लिए की जा रही हो उसके ऊपर शायद हमारा दिल ना करेगा हम उसको मान लें। अब आपको क्वेश्चन है तो जी अब्बासी साहब, आपने क्योंकि खुद जिक्र किया कि अच्छा अगर ये नहीं तो हेरोइन डाल दी जाए, आपने जेल में जो है वो कैदी कपड़ों का जिक्र किया, ये सब जाहिर है आप इसलिए जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हिंट करती हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ। अगर वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और बेशक थी और गलत थी, तो अगर ये एमपीओ का कानून भी इसलिए इस्तेमाल हो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए, तो तब भी आपको एतराज नहीं है या आपको नहीं लगता कि ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं होता एमपीओ, ये ज़हन में रखें। मुहर्रम आते हैं उसमें भी कुछ होता है कि कोई ना कोई यहाँ पे खराबी पैदा कर सकता है, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर सकता है, उसमें भी एमपीओ के तहत लोग अंदर जाते हैं। और भी कई इवेंट्स आते हैं जिसके अंदर भी ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़हन में होता है कि अगर इन बंदों को खुला छोड़ा तो ये वहां जाके ऐसी स्पीच करेंगे जिससे इश्तियाल पैदा होगा। वो मजहबी भी हो सकता है, वो नस्ली भी हो सकता है, वो जिसे कहते हैं तासुब की बुनियाद पे भी हो सकता है। तो ये उन चीजों, मैं इतना इसका कोई एडवोकेट नहीं हूं ना, मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन
कर रहा हूँ लीड कर रहा हूँ, या उनको कोई उनको उनका मैं कोई बना हुआ प्रोसिक्यूटर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि इस वक्त ये कहना कि एमपीओ याद आया है, मैं कहता हूँ कि माँ बहन बेटी सबकी साझी है। मैंने उस वक्त भी बात की है, उन पे होने वाले मजालिम वो कोई भी हो तो मैं तो उसके हक में नहीं हूँ, मैं तो किसी सूरत हक में नहीं हूँ। उनकी इज्जतों को कभी पामाल नहीं होना चाहिए। बाकी रह गए जो मर्द आदमी है जो मैदान में आया है, तो मैं तो अल्लाह ताला से 1 घंटे 1 मिनट की आजमाइश की पनाह मांग के बात करता हूँ, तो उसको भी फेस। अभी आप देखें, मैं हमारे जितने लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुश्किलात से गुजरे हैं, उनमें से किसी एक बंदे ने बताए कि टीवी पे आके रोया हो, किसी ने अब ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर फिरा हो और अपना सांस बंद कर लिया हो, किसी ने गाड़ी के शीशे ऊपर से बंद करके तो ऊपर अंदर से लॉक गाड़ी कर ली हो, किसी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया हो, किसी ने नहीं किया। इस सब ने जाकर सबसे ज्यादा कैद अगर किसी ने काटी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इल्म 600 से कुछ ज्यादा दिन जिसने गुजारे हैं, उसका नाम है हमजा शहबाज। कभी उसकी आवाज सुनी आपने? कभी उसकी वहां पे चीखों की आवाज सुनी आपने? ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक मेरी आंखों के सामने मेरे साथ 7 महीने एक छोटे से सेल में दोनों भाई रहे, उनकी आवाज कभी आपने सुनी? मैं कहता हूं कि इसके साथ ऐसे इकबाल साहब भी गए, बाकी लोग भी, लेकिन ये जो 2-3 नाम मैंने लिए, इसी तरह आप मरियम नवाज साहिबा मेरे साथ जेल में रही हैं 4 महीने, नवाज शरीफ साहब मेरे साथ 4 महीने पहले जो अडयाला जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब, अंदाजा लगाएं जिंदगी में कभी उन्होंने ख्वाहिश की कि वो मतलब कि इस हालात में जाए कि वो जेल जाए, लेकिन जिस वक्त जेल उन पे आई है या उनको आजमाइश से गुजरना पड़ा है, तो आप पूछ ले, मैं अब तक जेल में था तो मैंने किसी से पूछा, बुजुर्ग वार्डन था, उसने कहा जी इसी जगह पे जहां आप हैं यहाँ पे शहबाज साहब आए थे फलां ईयर में। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी ये मामूलात थी उनकी और ये इस तरीके से जिंदगी गुजारते थे। ये आजमाइश मुश्किल काम होता है, मैं आजमाइश की तमन्ना कभी नहीं कर रहा, लेकिन ये जरा कंपैरिजन तो करें इनकी लीडरशिप के हवाले से और हमारी लीडरशिप के हवाले से। तो कहने से मुराद ये है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, अदालतों में केसेस हैं, सबके केसेस हैं, अदालतों में हमने भी भुगता है, ये भी भुगतेंगे। आज अदालतें इनको, आज जज इनको अच्छे बुरे लगना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ जो जो कुछ होता था, आज बहुत सारे लोगों के जमीर भी जाग गए हैं, उस वक्त किसी का जमीर नहीं जागा। फिर रात को 11:30 बजे सजा सुनानी है, दिन में 3 बजे सुना देते, 2 बजे सुना देते। अच्छा जी पूछा सजा इतनी क्यों दे दी? उन्होंने कहा जी वो तो फांसी दे रहे थे और हमने फैसला किया नहीं जी आपको उम्र कैद दे दें। तो इस तरह की बातें जो है उस वक्त, हाँ मैंने उस जज से पूछा, रऊफ भाई मैं आपको आपके बाद आज जो शेयर चीजें कर रहा हूँ शायद मैंने कभी पहले नहीं की, पता नहीं आपकी मोहब्बत में या आपने हमसे मेरे से निकलवा ली है। यानी मैंने जज साहब से पूछा, मेरी बेल के बाद मुलाकात हुई, तो मैंने कहा सर पहले 3 जजेस ने मुझे सजा नहीं दी और वो ट्रांसफर हो गए, तो ट्रांसफर होकर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लगे हैं। तो भाई मेरा वो सराइकी थे जज साहब, तो कहने लगे कि नहीं वो ठीक है लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। अब अंदाजा लगाएं, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं तो आप भी भाईजान कह देते कि मैं सजा नहीं देता। ट्रू। आप कहना जी फलां आपको सजा दिलवाता है, फलां आपको हीरोइन दिलवाता है। नहीं, हीरोइन दिलवाई उस वक्त के बानी पीटीआई ने, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में। मुझे सजा दी उस वक्त के जज ने। अगर जज सजा ना दे तो कौन दिलवा सकता है? आपको जुल्फकार अली भट्टो का केस याद है? क्लासा साहब, नसीम हसन शाह साहब जो थे, मेरा ख्याल यही नाम था चीफ जस्टिस साहब का, ऐसा ही है, छोटे से कद के थे जो, वो खुद कहने लगे कि जी मैं क्या करता, मैं इस तरह मुश्किल में था तो मैंने सजा सुना दी, तो फिर आपको आपकी जजी छोड़ देनी चाहिए थी। आज भी देख लें कि आज 45 ईयर्स बाद आप कहते हैं कि जनाब अली जुल्फकार अली भट्टो की फांसी जो थी वो गलत थी, आपने तो भट्टो को फांसी लगा दिया। अब जहीर जमाली साहब की वीडियो आपके सामने आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन पे पनामा केस जो गलत बना है। तो आपको पता है जहीर जमाली साहब कौन थे? अभी की बात है ना, उसी जगह मौजूद थे।
तो कहने से मुराद ये आपने वज़ारत उज़्मा नहीं छीनी, और बेंच मेरा ख्याल है ये बेंच भी वही बना कर गए थे मेरा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, पनामा वाला उन्होंने ज़हीर जमाली साहब ने बनाया था। जी आपने नवाज शरीफ से वज़ारत उज़्मा नहीं छीनी, आपने पाकिस्तान की तरक्की छीन ली माज़रत के साथ। अगर उस वक्त ट्रैक ना किया जाता या सीरियल ना किया जाता तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान कहां पे होता। अच्छा भाई साहब, अभी आप चूंकि मीटिंग में और भी बहुत सारी चीजें आपने खुद बड़ा एक हैरानी कल था आपको, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की, यू आर वेरी काइंड कि आपने हमें ज्वाइन किया सर, कि आपने कहा कि मैं खुद 7 दफा इसी MPA को तहत मैं गिरफ्तार भी रहा हूं, डिटेन भी रहा हूं, तो मतलब आपके बारे में भी डाउट्स है कि आप भी कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रयास, कोई ये चीजें, और ये किन किन मौकों पे हुआ सर, कोई डू यू रिमेंबर? इसलिए थोड़ा सा लोग हैरान थे कि जो बंदा खुद MPA का विक्टिम रहा है तो नो ही सेज कि इसके अंदर मौजूदगी में तो प्रॉब्लम होंगे, लिहाजा एक टूल रहना चाहिए इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास के पहले से लोगों को डिटेन किया जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। आप तो खुद रहे हैं 7 दफा सर। राहुल भाई, मैं ना एक छोटी सी गुजारिश आपसे करता हूँ कि मैंने हमारा ये होता था कि जब भी मूवमेंट चलती थी, एक अफगान इशू के ऊपर मूवमेंट चल रही थी, मैं उसमें था, एक जजेस की रेस्टोरेशन वाला इशू था उसमें गया था, एक मैं नामूसे रसालत पे गया था 2006 में जी, और एक मैं गया था यहाँ हमारा इलेक्शन से पहले कोई इशू था ये वाला जो था लोकल पार्टीज का जी। बाकी और भी मैं आपको याद करा के सारे बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी गिरफ्तारियों की एक बात आपको बताता हूँ। मैं कोशिश करता था कि मैं गिरफ्तार ना हूं, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर अगर पहले दिन ही गिरफ्तार हो जाए तो इसका मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज है। बाद लोग तो सुना वो फोन करके पुलिस को बुला के भी गिरफ्तारियां देते थे, और आप कहता हूं जी, मैंने खुद हमारे बहुत सारे साथी होते थे जो खुद फोन करके बुलाते थे, फोन करके बुलाते थे, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मैं क्या करता था, मैं चुपता रहता था। मैं 2 वाकयात आपके शेयर करता हूं कि मैं घर आया कपड़े चेंज करने के लिए जजेस की रेस्टोरेशन के ऊपर, ये जो जस्टिस फराज चौधरी साहब के बहाली की तहरीक चल रही, मैंने था सिटिंग में। जब मैं आया तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पीछा हो रहा है, तो एक DSP साहब सामने आ गए मेरे घर के, इसी घर में जहां से मैं बात कर रहा हूँ, तो कहने लगे कि अब्बासी साहब आ जाए गाड़ी में, आपके डिटेंशन ऑर्डर है। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मैं कपड़े चेंज करने मैं दरवाजा खोलता हूँ, अब ड्राइंग रूम में बैठो, मैं चेंज करके आया। उसने कहा यार मेरी नौकरी का मसला है। मैंने कहा यार मेरा नाम हनीफ अब्बासी है, तो आप मेहरबानी करें। उसने कहा ठीक है। मैं 2 मिनट में तैयार हुआ या 10 मिनट में मैं उसके साथ चला गया। नमूसे रसालत में मैं मरी रोड पे सर मेरे सामने DIG साहब आ गए 2 किलोमीटर के बाद। 2 किलोमीटर तक उन्होंने मुझे नारे मारने की इजाजत दी, पूरी इजाजत से मुराद कोई आगे नहीं होता था गिरफ्तार करने। तो उसके बाद वो मेरे सामने आए, उन्होंने कहा जी गाड़ी में हाजी साहब बैठ जाए। अच्छा। वो मुझे हाजी साहब कहा करते थे। वो कहते हाजी साहब गाड़ी में बैठ जाए। मैं गाड़ी में बैठ गया। सर मैंने कहने से मुराद दिया कि मैं वहां भाग जाता, मैं घर की पिछली दीवार से भाग जाता, मेरी डिग्निटी कंप्रोमाइज होती। लेकिन जो पॉलिटिशियन है, ये जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हुए, बाहर से हुए, मैंने वहां पार्लियामेंट में भी एक तकरीर की, अगर आपको याद हो, मैंने कहा कि अगर मुझे पता है ना कि बाहर पुलिस खड़ी है और अगर मैं बाहर ना निकला तो वो मेरी दीवारें क्रॉस करके अंदर आ जाएगी या मुझे आके, तो मैं कभी टॉयलेट में या किसी के ऑफिस में जाके नहीं छुपूंगा। मैं भाईजान बाहर आऊंगा, डिग्निटी के साथ गिरफ्तारी दे दूंगा। तो वो जो मामला था, वो जो बयानिया था, उसको मैंने इस तरह किया। अच्छा सर, लास्टली एक बड़ा अहम सवाल आपने एक और भी उठाया, लास्ट क्वेश्चन सर, वो अखवान नेशनल को जो जैली शनाख्ती कार्ड नादरा की तरफ से जारी हुए हैं, तकरीबन मेरे को 1.5 लाख तो कह रहे थे, हमने कोई ब्लॉक वगैरह भी किए। यू रेज दिस इशू के इस्लामाबाद और पिंडी को तबाह कर दिया गया, यहाँ पे जैली शनाख्ती कार्ड बन गए हैं, वो यहाँ के रिहायशी बन गए हैं, नाउ दे आर यूजिंग पासपोर्ट्स ऑल ओवर इन पाकिस्तान। जरा उसका बताएंगे कि क्या सिचुएशन है इसकी अखवान नेशनल के हवाले से जो आपने इशू उठाया, जैली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह का। देखिए, ये पाकिस्तान पहला मेरा ख्याल है मुल्क होगा पूरी दुनिया में कि गैर मुल्की के लिए यहाँ पे पासपोर्ट हासिल करना और यहाँ पे ID कार्ड हासिल करना बहुत आसान हो गया। और ये मैंने बात की, टाइम नहीं मिला चेयरमैन साहब को, वो चले गए क्योंकि वो उन्होंने पहले क्योंकि हमारा जो नादरा से रिलेटेड था, मैंने उन्हें बताया कि हमारा ऑफिस ठीक काम कर रहा है, लेकिन जो कौमी इशू था वो इशू ये था कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देखें कलासा साहब, तो मतलब आप तस्वर नहीं कर सकते कि जिस तरीके से वो लोग, जिन लोगों को 40 साल तक हमने इस बुनियाद के ऊपर के
अगर कांटा चुभे तो पूरी उम्मत मुसलमा को चुभ जाता है, अगर एक मुसलमान को चुभे तो हम उस हदीस की निगरानी करते रहे, उसके हुक्म की तामील करते रहे, क्योंकि नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई बात को क़यामत तक हमने उसको फॉलो करना है। आप यकीन माने उन लोगों ने पाकिस्तानी परचम को अपने पांव तले रौंदा है, पूरी दुनिया ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा। इसी तरीके से आज हिंदुस्तान से ज्यादा वो हमसे नफरत करते हैं, आपने क्रिकेट मैच में देखा। लेकिन वो इस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान से ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तानी बन के। अब ये जो इश्यू हुए हैं उनको आईडी कार्ड, लाजमी बात है, 100% बात मैंने आपके सामने की कि वो नादरा के लोगों ने किया, उनको दिया होगा ना, ऐसे ही है, पैसे लेके दिया होगा। तो उन लोगों को हर सूरत में आइडेंटिफाई करेंगे, मुल्कियों को भी और साथ उन लोगों को भी। मैं कहता हूं जिस दिन हमारे सरकारी वो लोग जो इस हद तक पाकिस्तान के ऊपर खेल जाते हैं, जो पाकिस्तान पे छोटी मोटी कमी कुताही मैं कहता हूं छोड़ दें, दूर कर दें, माफ कर दें, लेकिन जो पाकिस्तान की कास्ट के ऊपर, वो पाकिस्तान के ऊपर खेलना चाहते हैं, अगर वो मुलाजमीन जो है अगर वो सजा से बच गए तो मुझे बताएं कि आने वाले फिर आप 1.5 लाख की बात करते हैं, 10 लाख आईडी कार्ड जो है मैं अभी आपको कहता हूँ वो जैली बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर जी, तक पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच हनीफ अब्बासी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।